हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर जोन। हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स का हम पहले एक क्लास ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इस बारे में बात की है, ठीक ना, सिस्टम सराउंडिंग के बारे में बताया था और बाउंड्री क्या होती है इस बारे में हमने बात करी थी। टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बताया, किस किस टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये ना, और फिर इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये सब बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो में हमको बात करनी है स्टेट फंक्शंस के बारे में। क्या होते हैं स्टेट फंक्शंस और किस किस टाइप के प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन आप लेकर बैठिए, साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहना, तभी आपको इस वीडियो का फायदा मिलेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन या हम इसको बोल सकते हैं स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना, कि ए से बी प्रोसेस पे हम गए तो ए पर और बी पर डिपेंड करेंगे बस, इनिशियल और फाइनल पर, ये ना। ए से बी तक जाने का रास्ता कैसा है, पाथ कैसा है, उस पर ये डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टेट फंक्शन के लिए, तो आप भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज whose value depends only on the state of the system and does not depend on the path by which this state has been attained are called state function, ठीक है। Those physical quantities whose values depend only on the state of the system, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू केवल डिपेंड करती है स्टेट ऑफ द सिस्टम पर, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, बाय विच दिस स्टेट हैज बीन अटेन्ड आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है केवल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर, ठीक है ना, कि स्टार्टिंग में क्या प्रेशर, क्या टेम्परेचर, क्या वॉल्यूम था और फाइनल में कितना टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है, इस बात पे केवल डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, ये ना, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बाय विच दिस स्टेट हैज बीन अटेन्ड, ये ना, किस पाथ के थ्रू जो स्टेट है वो अटेन की है सिस्टम ने,
इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी, केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके। स्टेट फंक्शन के एग्जांपल होते हैं हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी इसको S से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को U से या फिर E से भी लिख देते हैं, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम G से डिनोट करते हैं। तो ये सब हमारे पास एग्जांपल है स्टेट फंक्शन के। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी H से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी S, इंटरनल एनर्जी E या फिर U से, और गिब्स फ्री एनर्जी G। तो जितने भी एनर्जी के टर्म्स है देखो, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब क्या है? एनर्जी के टर्म्स है। तो जितने एनर्जी के टर्म्स है ये सब स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। और टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये सब स्टेट फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करते हैं केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, सिस्टम की पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो साफ कर देते हैं बोर्ड को और एक दो पॉइंट और लिखते हैं स्टेट फंक्शन के लिए। They depend only on the initial and final state of the system, ठीक है ना। तो they depend only on the initial and final state ऑफ द सिस्टम। इनिशियल और फाइनल स्टेट पर केवल डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। नॉट डिपेंड ऑन पाथ, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो पाथ पर डिपेंड करते हैं उनको क्या बोलेंगे? पाथ फंक्शन। और जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है जी। जैसे भी हमने बात करी प्रेशर की, प्रेशर क्या है? स्टेट फंक्शन। तो चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। आपके पास एक बैलून है, एक गुब्बारा है, उसके अंदर आपने हवा भरी। अब हवा भरने के दो तरीके हैं, मान लेते हैं। एक बार तो आपने मुंह से हवा भर दी गुब्बारे के अंदर, ठीक है ना, और एक बार आपने पंप लगाकर गुब्बारे के अंदर हवा भरी। तो हवा भरने से क्या होता है? बैलून के अंदर प्रेशर बनेगा, ठीक है ना। तो प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके अंदर हवा कैसे भरी गई है। प्रेशर जो डेवलप हुआ है वो पंप के द्वारा हवा भर के प्रेशर उसके अंदर डेवलप हुआ है, या मुंह से हवा भर के उसके अंदर प्रेशर बना है। तो प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने चाहे मुंह से हवा भरी या फिर पंप से हवा भरी, ठीक है ना। तो प्रेशर को फर्क नहीं पड़ता। तो प्रेशर क्या है? स्टेट फंक्शन। केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कि पाथ क्या है, पंप से हवा भरी या फिर मुंह से हवा भरी आपने, तो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है प्रेशर। तो प्रेशर क्या हुआ? स्टेट फंक्शन हो गया। आप इस स्टेट फंक्शन को पीवी ग्राफ से समझ सकते हो। हमारे पास एक पीवी ग्राफ है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, ए से बी। आप इस तरीके से गए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ठीक है, और एक बार आप इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इस रास्ते से गए। तो हमारे पास दो अलग अलग रास्ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो इनिशियल, ये क्या हुआ? इनिशियल, और ये स्टेट क्या है यहाँ पे? फाइनल। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ
चेंज इन प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कैसा है, स्टेट फंक्शन, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ। चेंज इन प्रेशर कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी आपको चेंज निकालना हो कहीं पर भी तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना तो चेंज आ जाएगा हमारे पास। तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। अगर आपको निकालना है चेंज इन टेम्परेचर तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यदि आपको निकालना है चेंज इन वॉल्यूम तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है। अगर आपको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। आपको निकालना है चेंज इन एंथैल्पी तो फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। आपको निकालना है गिब्स एनर्जी में चेंज डेल्टा जी तो फाइनल गिब्स एनर्जी माइनस इनिशियल गिब्स एनर्जी। तो ये सब जो एग्जांपल्स है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या एनर्जीज जितनी है तो ये सब क्या होती है? स्टेट फंक्शन। ये किस पर डिपेंड करती है? केवल इनिशियल और फाइनल पर। ये ना, और चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल से। और ये किस पर डिपेंड नहीं करती? पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। नोट कर लेना इसको आपको फिर में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए पाथ फंक्शन के आप एग्जांपल अभी याद कर लेना। हीट एंड वर्क, ये दो एग्जांपल याद रखोगे, हीट और वर्क, ये होते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है ना, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं दोनों, हीट और वर्क, W और Q। हीट और वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन है। ठीक है ना। अगर अभी मैंने जैसे पीवी ग्राफ बनाया, ये पीवी ग्राफ है और इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पर गए दो डिफरेंट पाथ से, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, ए से बी गए, तो हम यहाँ पर डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या नहीं लिख सकते हैं? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं करते, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। या फिर डेल्टा W इक्वल टू W फाइनल माइनस W इनिशियल, ऐसा नहीं लिखोगे क्योंकि वर्क और हीट क्या है? पाथ फंक्शन। ये केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं करते, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। समझ रहे हो? तो अभी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है दो, हीट एंड वर्क, ये होते हैं पाथ फंक्शन। अगर हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है कोई भी, तो उस साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उन सब में चेंज जीरो होता है। यहां पर समझिए, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो। चेंज इन स्टेट फंक्शन कितना होगा? जीरो, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में आप जहां से चलते हो फाइनली पॉइंट पर पहुंच जाते हो। मान लो ये हमारे पास पीवी ग्राफ है, आप यहां से ऐसे चले, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम। तो चेंज इन प्रेशर यहां पर कितना होगा? साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन प्रेशर जीरो, क्योंकि फाइनल जो स्टेट है और इनिशियल स्टेट क्या हो गई? सेम। साइक्लिक प्रोसेस में फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या होती है? सेम। तो चेंज कितना होगा? जीरो। ठीक है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होती है? सेम। ठीक है ना। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, तो चेंज कितना आएगा बच्चों? जीरो आएगा ना।
चेंज इन प्रेशर 0, चेंज इन टेम्परेचर 0, चेंज इन वॉल्यूम 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, चेंज इन एंथैल्पी 0, चेंज इन एंट्रोपी 0, चेंज इन गिब्स एनर्जी 0। तो ये सब क्या थे? स्टेट फंक्शन। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज कितना आएगा? 0। क्यों आएगा चेंज 0? क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है? सेम। ठीक है। लेकिन इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या डेल्टा क्यू भी 0 होगा? क्या डेल्टा डब्ल्यू भी 0 होगा? तो ये 0 नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि हीट और वर्क ये दोनों कैसे होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करते केवल। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू 0 के बराबर नहीं होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन नहीं कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन पाथ फंक्शन है, कौन स्टेट फंक्शन है। तो आप याद रखना हीट और वर्क क्या होते हैं? पाथ फंक्शन। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और एनर्जी के टर्म्स मैंने आपको बताया एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब होते हैं स्टेट फंक्शन। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आप आंसर करेंगे। इन द इक्वेशन PV equal to nRT, how many state variables are present in this इक्वेशन? आपके पास इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। इसमें आपको ये बताना है कि कितने स्टेट वेरिएबल्स प्रेजेंट है इसमें, है ना? स्टेट वेरिएबल्स कितने प्रेजेंट है। तो PV इक्वल टू nRT एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। देखो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर होता है। तो किसी भी गिवन सिस्टम के लिए, फॉर ए गिवन सिस्टम, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, और आर भी क्या है? कांस्टेंट है। आर भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे गिवन सिस्टम के लिए? कांस्टेंट। तो चेंज किस में आएगा? चेंज आएगा प्रेशर में, चेंज आएगा वॉल्यूम में, चेंज आएगा टेम्परेचर में। तो स्टेट वेरिएबल्स कितने हुए? स्टेट वेरिएबल्स हुए आपके 3, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है ना? प्रेशर P1 से कितना हो जाएगा? P2। वॉल्यूम P1 से कितना हो जाएगा? V2। टेम्परेचर T1 से कितना हो जाएगा? T2। तो एक इनमें वैल्यू चेंज आ सकता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में। और गिवन सिस्टम के लिए नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे तो वो चेंज नहीं होंगे, और R कांस्टेंट है। तो दो इसमें टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है और इसमें 3 वेरिएबल है। समझ गए? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के टाइप्स की बात करेंगे हम। ठीक है, तो पहला प्रोसेस है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होता है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस, एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस और एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। तो ये 4 और 5 टाइप के जो प्रोसेसेस हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब
टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो, सेम, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। तो हम लिख लेते हैं इन विच द टेम्परेचर इज कांस्टेंट throughout is called isothermal process। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर लगातार कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। अब देखो गिवन सिस्टम के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट, RB क्या होता है, कांस्टेंट, और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने टेम्परेचर भी क्या कर दिया है, कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैं लिख सकता हूं PV इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं K से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P इक्वल टू K अपॉन V, या फिर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P और V का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये आपने पढ़ रखा है क्या होता है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहते हैं इसको। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही बॉयल्स लॉ था हमारे पास, ठीक है। और पीवी के बीच में आप ग्राफ भी बना सकते हो। यहाँ पर जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके का ग्राफ आता है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज के बीच में, पढ़े थे ना ये हम बॉयल्स लॉ में। तो पीवी के बीच में ग्राफ जो आता है इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो पीवी के बीच में ग्राफ बनता है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एक इसको साफ कर देते हैं। आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और गैस कौन सी है आपके पास, आइडियल गैस। तो डेल्टा टी कितना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, चेंज इन टेम्परेचर 0, टेम्परेचर में तो कोई चेंज ही नहीं होगा क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा ई, वो 0 होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। हमने पढ़ी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है कि जो आइडियल गैस होती है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो केवल किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है केवल और केवल टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो। और जो गैस की, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है इंटरनल एनर्जी। तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है, 0। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसको आप याद रखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। टेम्परेचर में चेंज होने से आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, और आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, 0। अब हम दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास
बारिक प्रोसेस। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, और बार जो है प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है ना। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, फिक्स प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं द प्रोसेस occurring at constant pressure is called isobaric process। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है ना। अगर हम पीवी ग्राफ बनाएंगे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए तो हम कैसा ग्राफ बनाएंगे? इस टाइप का ग्राफ बनाएंगे। आप देखो किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसको हम बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। और चेंज इन प्रेशर कितना होगा? यहाँ पर 0 के बराबर होगा, चेंज इन प्रेशर 0। तीसरे टाइप का प्रोसेस देखते हैं हम, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको साफ कर देते हैं। तीसरे टाइप का प्रोसेस है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस बच्चों उसको कहते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जिस प्रेशर प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो उसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हम लिख लेते हैं इसमें द प्रोसेस occurring at constant volume is called isobaric प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 0। और पीवी ग्राफ जब हम बनाएंगे तो हम कैसा बनाएंगे ग्राफ? इस टाइप से। देखो आप किसी भी पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, ठीक है ना। प्रेशर क्या है? इंक्रीज हो रहा है लगातार, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये होगा हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की, ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो द प्रोसेस in which heat exchange between system and surrounding is not possible, ठीक है ना। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में पॉसिबल नहीं होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसमें डेल्टा क्यू चेंज इन हीट कितना होता है? 0। और इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं पीवी ग्राफ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के जैसा आता है, लेकिन एडियाबैटिक का जो ग्राफ होगा वो ज्यादा कर्व होता है। इस तरीके से देखिए, अगर हमने कहा ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है ऐसे, तो ये जो कम कर्व आ रहा है ये आइसोथर्मल का है, और जो ज्यादा कर्व आ रहा है वो एडियाबैटिक प्रोसेस का होता है, ठीक है ना। एडियाबैटिक का भी कर्व आता है, तो ज्यादा कर्व होता है एडियाबैटिक में और कम कर्व होता है आइसोथर्मल में, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है पीवी ग्राफ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और इसमें हीट एक्सचेंज
सिस्टम सराउंडिंग के बीच में नहीं हो पाता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना होगा, 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस हम उसको बोलते हैं जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है, सेम। आप जहां से चलोगे घूमकर वहीं पर आ जाओगे, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है ना, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। तो हम लिख लेते हैं द प्रोसेस हैविंग सेम इनिशियल एंड फाइनल state are called cyclic process। ठीक है ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है, सेम, उसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ग्राफ बनाया, पीवी ग्राफ, और ये साइक्लिक प्रोसेस है। मान लो आपने यहां से चलना शुरू किया और आप वापस घूमकर वहीं पर पहुंच गए, तो ये क्या हुआ, साइक्लिक प्रोसेस है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है, सेम। जैसे आप ऐसे बना सकते हो, पीवी ग्राफ है, मान लो ये ए बी सी, ए से बी से सी से फिर ए, तो आप ए से चले और वापस घूमकर कहां पर आ गए, ए पर ही आ गए, तो ये क्या हुआ, साइक्लिक प्रोसेस। ये ना, साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट एक जैसी होती है, सेम होती है, वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। तो ये 5 प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की, क्या क्या होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ऐसा प्रोसेस जिसको कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है, बहुत धीमे धीमे स्पीड से होता है, बहुत स्लोली होता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। और जो फाइनाइट टाइम में हो जाए, फास्ट होता है जो, वो कहलाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लिख सकते हैं द प्रोसेस which occur in infinitely small steps। है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में जो होता है, छोटे छोटे स्टेप में जो प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना, और इसको कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है, टेक इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश। और इस प्रोसेस को पूरा होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइटली छोटे छोटे स्टेप्स में कंप्लीट होता है और खत्म कितने समय में होगा, इनफाइनाइट टाइम में फिनिश होता है। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ऐसा प्रोसेस जो फाइनाइट टाइम में हो जाए, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। which occur in finite time। ऐसा प्रोसेस जो फाइनाइट टाइम में हो जाता है उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है स्लो, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है फास्ट।
ठीक है ना। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, हर स्टेप अपने से पहले वाले स्टेप के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस में एक स्टेप अपने से पिछले वाले स्टेप के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, तो यहाँ पर हर स्टेप इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम आता है वो केवल इनिशियल होगा और फाइनल में होगा। आपको यहाँ पर बीच में कहीं पर इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम होगा वो केवल इनिशियली होगा और फाइनल में होगा, बीच में कहीं यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। और रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको हर स्टेप में इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2 पॉइंट और हम इसमें, इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए थर्ड पॉइंट, ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप, ठीक है। सभी स्टेप जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं अपने से पिछले वाले स्टेप के साथ, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हमेशा बना रहता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ऑलवेज, ये ना हमेशा इक्विलिब्रियम बना रहता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आपको इनिशियली और फाइनली देखने को मिलता है, केवल बीच में कहीं पर इक्विलिब्रियम की स्टेट देखने को नहीं मिलेगी। तो इधर मैं लिख लेता हूं इक्विलिब्रियम इनिशियली एंड फाइनली, नॉट इन बिटवीन। जो इक्विलिब्रियम होता है वो केवल इनिशियली और फाइनली होता है, केवल बीच में आपको इक्विलिब्रियम स्टेट देखने को नहीं मिलती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। एक एग्जांपल से समझते हैं हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को, है ना। ये मैं साफ कर देता हूं कोड को। ये सभी पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहना, ठीक है ना, तभी आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, हम मान लेते हैं हमारे पास ये बीकर है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, ठीक है। और यहां पर ये एक पिस्टन लगा हुआ है, मान लो ये एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर गैस भरी हुई है और इस पिस्टन के ऊपर क्या रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कुछ वेट रखे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे यहाँ पर वेट्स रखे हुए हैं, ये छोटे छोटे वेट इस पिस्टन के ऊपर। और इन वेट्स ने क्या किया हुआ है, बैलेंस बनाया हुआ है, इक्विलिब्रियम बनाया हुआ है, प्रेशर को मेंटेन किया हुआ है। इस पिस्टन के बाहर का जितना प्रेशर है P, उतना ही प्रेशर इस गैस का है, तो ये पिस्टन अभी कहां पर है, इक्विलिब्रियम में। पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, समझ रहे हो। अब आपने क्या किया, यहां से कुछ एक वेट कम कर दिया, आप यहां से एक वेट हटा दो, ये मैंने वेट हटा दिया। जब आपने यहां से वेट को हटाया तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जब ज्यादा प्रेशर होगा तो ये जो गैस इसके अंदर भरी हुई है, ये गैस क्या करेगी, एक्सपेंड। भाई अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर से आपने वेट हटाया, बाहर से वेट हटाने का मतलब बाहर का प्रेशर क्या हो गया, कम, और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस एक्सपेंड करेगी, ये पिस्टन ऊपर उठेगा, गैस एक्सपेंड करेगी। गैस एक्सपेंड करने से क्या होगा, अंदर का प्रेशर कुछ समय बाद कम हो जाएगा, और ये मान लेते हैं कि ये पिस्टन यहां से उठकर यहां पर आ जाएगा, इतना गैस एक्सपेंड कर गई। अब ये पिस्टन यहां पर आ गया, ये कुछ वेट रखे हुए हैं यहाँ पे,
ठीक है ना। ये कुछ वेट रखे हुए हैं, जब आपने यहां से एक वेट ये कम किया, ठीक है ना, तो बाहर का प्रेशर कम हुआ, अंदर का प्रेशर ज्यादा, गैस एक्सपेंड हुई, गैस एक्सपेंड हुई तो ये पिस्टन ऊपर पहुंच गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा ना, तो यहाँ पर पहुंचकर फिर से बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो गया, मेंटेन, और ये फिर से किस में आ गया, पिस्टन इक्विलिब्रियम में आ गया। अब आपने क्या किया, यहां से एक ब्लॉक को मिस किया, एक ब्लॉक को हटा दिया आपने। जब आप ब्लॉक को हटाओगे तो बाहर का प्रेशर फिर से कम होगा, अंदर का प्रेशर फिर ज्यादा होगा, गैस एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन और ऊपर चला जाएगा। मान लो ये पिस्टन यहां पर आ गया, ठीक है ना, एक ब्लॉक और कम कर दिया मान लो आपने। तो इस तरीके से आप एक एक करके ब्लॉक को हटाओगे, बाहर का प्रेशर कम होगा तो अंदर से गैस एक्सपेंड करेगी, और जब अंदर का भी प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो फिर पिस्टन किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। समझ रहे हो ना। तो एक एक आप ब्लॉक को हटाते जाओ, बाहर का प्रेशर कम होगा ब्लॉक हटाने से, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो गैस एक्सपेंड करेगी और पिस्टन ऊपर जाएगा। तो जो प्रोसेस हो रहा है वो देखो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, फिर ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आया, अभी ब्लॉक और हटाते चले जाओ तो ये पिस्टन और ऊपर जाएगा और ऊपर, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा हर बार, यहाँ इक्विलिब्रियम में, फिर यहाँ इक्विलिब्रियम में, यहाँ इक्विलिब्रियम में, तो हर स्टेप में इक्विलिब्रियम बना हुआ है। तो इस तरीके से इनफाइनाइटली ये छोटे छोटे स्टेप में प्रोसेस होती है, जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हर स्टेप में जो पिस्टन है वो इक्विलिब्रियम में बना हुआ है, ठीक है ना। आप छोटा छोटा वेट हटा रहे हो और धीरे धीरे ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है और हर स्टेप में इक्विलिब्रियम में है। इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। इरिवर्सिबल में कैसा होगा, ये तुम्हारे पास कंटेनर है, यहाँ पर ये मान लो पिस्टन है लगा हुआ, और यहाँ पर ये कुछ वेट्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, ये कुछ वेट्स रखे हुए हैं और इसके अंदर ये गैस फील्ड है। यहाँ पर आप क्या करोगे, इन ब्लॉक्स को आपने एक साथ हटा दिया, सबको सारे ब्लॉक एक साथ हटा दो, तो उससे क्या होगा, बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो गैस बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगी और ये पिस्टन सीधा यहां से फाइनली पहुंच जाएगा यहां पर, ये ना, और गैस यहां से यहां तक एक्सपेंड कर जाएगी पूरा। तो ये पिस्टन इनिशियली शुरुआत में तो यहां पर देखो इनिशियली यहां पर था, इनिशियल, और फाइनली यहां पहुंच गया है। तो यहां पर पिस्टन क्या था, इक्विलिब्रियम में, और फाइनल में जब यहां पर पहुंच गया तो अब यहां पर ये इक्विलिब्रियम में है। ये पिस्टन इससे कहीं बीच में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर इक्विलिब्रियम में नहीं था, क्योंकि आपने यहां पर लार्ज जो वेट था वो एक साथ रिमूव कर दिया। तो ये पिस्टन एकदम से फाइनल स्टेट पर चला गया और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में पहुंचा। यहाँ पर पहुंचने के बाद जब पिस्टन यहाँ पर पहुंचा तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर हुआ और ये फिर से इक्विलिब्रियम में आया। तो आपको याद रखना है इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम आपको मिलता है वो केवल इनिशियल और फाइनल में मिलेगा, बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगी। और रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको हर स्टेप में इक्विलिब्रियम मिलेगा। यहाँ पर आप स्मॉल स्मॉल वेट हटा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनफाइनाइटली टाइम में कंप्लीट होगा और प्रोसेस होगा स्लो। और यहाँ पर आपने एक साथ सारे वेट रिमूव कर दिए तो ये तेजी से ऊपर गया तो ये फास्ट हुआ, है ना, और इक्विलिब्रियम इनिशियली और फाइनली आपको मिला। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बात समझ रहे हैं। आपको एक दो पॉइंट और याद रखने हैं इंपॉर्टेंट। आपको वर्क डन याद रखना है। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो वर्क होता है वो ज्यादा होता है इनरिवर्सिबल प्रोसेस से, ठीक है ना। वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन
वर्क इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क डन जो होता है ज्यादा होता है इरिवर्सिबल से, ठीक है ना। और आप याद रख सकते हो वर्क इन आइडियल गैस इज ग्रेटर देन वर्क इन नॉन आइडियल गैस, है ना। आइडियल में वर्क ज्यादा होता है नॉन आइडियल से, और रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ज्यादा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस से। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चंस में मिल सकते हैं पॉइंट्स। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने बताया आपको स्टेट फंक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देखे हमने कौन कौन से होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं इसको हमने समझाया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, पूरा थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर की, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे साथ साथ, ठीक है ना। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन है जो भी था, अब कल जो वीडियो आपके पास आएगी, ठीक है ना, उसमें कुछ फॉर्मूले आएंगे और उन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में ही साथ साथ करवाता चलूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।